Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर मेजरमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो कि है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा कि सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के दौरान अनसर्टेनिटीज़ को किस तरह से हैंडल किया जाता है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जब हमारे पास मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हों, यानी कई क्वांटिटीज़ के अंदर एरर हों, तो इन सब एरर को कंबाइन करके टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि स्टूडेंट साइंस में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है वो दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम अपने टेक्स्ट की तरफ और इसको रीड आउट करते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट की लाइन को, Bismillahirrahmanirrahim, knowing the uncertainties in all the factors involved in a calculation, कि जब हमें किसी कैलकुलेशन में शामिल जो तमाम फैक्टर्स होते हैं, ऑल द फैक्टर्स, तमाम जो फैक्टर्स होते हैं उनकी अनसर्टेनिटीज़ कहता है कि जब हमें मालूम हो द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी और द एरर इन द फाइनल रिजल्ट कैन बी फाउंड एज फॉलोज। तो हम फाइनल रिजल्ट में जो मैक्सिमम जो पॉसिबल अनसर्टेनिटी होती है या जो एरर मौजूद होता है वो हम मालूम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मास है, टाइम है, लेंथ वगैरह है, तो इन सब मेजरमेंट में स्टूडेंट कहता है कि थोड़ा थोड़ा एरर मौजूद होगा। कुछ एरर जो है वो मास को मेजर करते हुए आएगा, कुछ एरर जो है वो टाइम को मेजर करते हुए आएगा, कुछ एरर जो है वो लेंथ को मेजर करते हुए आएगा। तो इन सारी क्वांटिटीज़ का या इन सारी मेजरमेंट में जो थोड़ा थोड़ा एरर मौजूद है, तो इन सब एरर्स का जो कंबाइंड इफ़ेक्ट होगा आखिर में आपका जो रिज़ल्ट होगा वो वही आएगा जो इन सब का कंबाइंड इफ़ेक्ट होगा। इसी कंबाइंड इफ़ेक्ट को कहते हैं स्टूडेंट टोटल अनसर्टेनिटी, या हम इसको कह सकते हैं ओवरऑल एरर। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमें ये समझने में मदद देता है कि जो हमारा रिज़ल्ट है, जो फाइनल रिज़ल्ट हमारा आया है, इन तमाम मेजरमेंट की जो है कैलकुलेशन के बाद वो रिज़ल्ट हमारा कितना एक्यूरेट है और कितना रिलायबल है। अब जो साइंस होती है इसमें हमेशा हम ऐसी ही मेजरमेंट लेते हैं या ऐसी ही मेजरमेंट चाहते होते हैं जिसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है वो मिनिमम से मिनिमम हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर आइए अगले पेज पे। फॉर एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ कहता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में क्या किया जाता है। अब जैसा कि हमने पिछले केस में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में, इसमें क्या किया जाता है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन के दौरान स्टूडेंट जो वही बात की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड किया जाता है। यहाँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है, वो अनसर्टेनिटी जो ओरिजिनल यूनिट में दी जाती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल जैसे ओरिजिनल यूनिट से हम कह सकते हैं केजी के अंदर, ठीक है, मास के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर। तो ये होता है कि इन अनसर्टेनिटीज़ को ओरिजिनल यूनिट में जब शो किया जाता है तो इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़। जब दो हम क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो उनकी जब मेजरमेंट को हम ऐड कर रहे होते हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इन दोनों क्वांटिटीज़ की जो अनसर्टेनिटीज़ होती है वो भी एक दूसरे के साथ क्या होती है, ऐड हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो एरर होता है वो दोनों मेजरमेंट्स में आ रहा होता है। तो इसलिए जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं कि तो इनके जो एरर्स होते हैं या इनके जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो भी कंबाइन हो जाती हैं और इनको हम जो है वो ऐड करके लिखते हैं। यही रीज़न है कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जो टोटल एरर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो इनकी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उन्होंने ऐड होना होता है एक दूसरे के साथ। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 इज इक्वल टू 15.4। इसके साथ इसके अंदर कितना एरर मौजूद है, 0.1 सेंटीमीटर। याद रखिए कि जहाँ पर प्लस माइनस ये वाला साइन आए तो आपने याद रखना है कि ये उसकी अनसर्टेनिटी आगे बयान की जा रही है। एंड x2 इज इक्वल टू 25.6 सेंटीमीटर, ये उसका एरर है कितना है, 0.1 सेंटीमीटर इज रिकॉर्डेड एज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने यूँ समझना है कि हमने दो पोजीशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया है, ठीक है। तो x1 हमारे पास कितना है वो उसकी वैल्यू दी गई है और x2 कितना है उसकी वैल्यू दी गई है।
तो स्टूडेंट ये x1 है और ये xy है, ठीक है। तो जब हम x2 में से x1 को माइनस करेंगे या जब हम इनका फ़र्क लेंगे तो फिर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। तो जब हमने x2 में से x1 को माइनस किया यानी हमने 25.6 में से जब 15.04 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 10.2, ठीक है। अब ये जो इनकी अनसर्टेनिटीज़ होंगी वो स्टूडेंट आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जब हमने इन दोनों मेजरमेंट को आपस में माइनस करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों की जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 0.1 जब ऐड होगी 0.1 में तो ये कंबाइन इनका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा 0.2 के। अब यही फाइनल आंसर हमें बता रहा है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में एरर जो था वो ऐड हुआ और इन्होंने मिलकर जो है वो इतना एरर बना दिया, यानी हमारे टोटल रिजल्ट के अंदर या फाइनल रिजल्ट के अंदर जो दोनों मेजरमेंट्स का जो एरर है वो सम होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इनको जो है वो कॉमन लेकर लिख दें, नो, इन दोनों का एरर जो है वो कंबाइन होगा और चाहे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो रही हैं चाहे सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, हमने इनके एरर्स को जो है वो प्लस ही करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने ये मेन पॉइंट्स याद रखना है कि जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो जो मेजरमेंट्स की अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं, चाहे वो जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं वो प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि दोनों मेजरमेंट्स में दोनों स्टेप्स जो हैं मेजरमेंट में वो दोनों मेजरमेंट के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर पॉसिबल एरर मौजूद है। तो जब दोनों दोनों का जो अनसर्टेनिटी दोनों की अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी तो ही पता चलेगा कि हमारे पास फाइनल आंसर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है। आगे देखिए, एंड द एडिशन ऑफ द टू लेंथ इज, कहता है कि अगर हमने टू लेंथ को क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन उनकी करनी है। L1 किसके बराबर है, L1 बराबर है हमारे पास 8.5 और उसकी अनसर्टेनिटी बताई है कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। और L2 किसके इक्वल है 12.6 और उसकी अनसर्टेनिटी बताई गई है सेंटीमीटर, रिकॉर्डेड एज, उसको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, यानी L1 को L2 के अंदर अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर आएगा। अब ये वाली जो एग्जांपल है ये भी हमें वही कॉन्सेप्ट कंफर्म कराती है कि जब हम ऐड करते हैं किसी भी दो मेजरमेंट्स को तो जो उनकी अनसर्टेनिटीज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, यानी टोटल जो लेंथ है वो एक्यूरेट तब ही होगी जब हम एरर को काउंट करेंगे, एरर को भी अंदर जो है वो ऐड अप करेंगे। अगर हम अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा बल्कि हमें मिसलीडिंग हो जाएगी। इसीलिए फिजिक्स में जो रिजल्ट है वो हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ ही लिखा जाता है ताकि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो जाहिर हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, L1 को L2 के साथ प्लस किया, तो जब 8.5 जो है वो प्लस होगी इसके साथ 12 के अंदर तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 21.1, ठीक है। तो जब हम इनके अनसर्टेनिटीज को भी ऐड करेंगे यानी 0.1 और 0.1 जब ऐड होगी तो इसका आंसर क्या आएगा 0.2। तो स्टूडेंट जब हमने इसमें इस पॉइंट में ये सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में कि टोटल अनसर्टेनिटी जब निकालनी है हमने तो हमने तमाम जो जितनी भी हमने मेजरमेंट्स ली हैं उनकी इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज़ को हमने प्लस करना है, उनको कंबाइन करके लिखना होता है, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको ऐड किया जाता है। फाइनल रिजल्ट में हमेशा जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं प्लस माइनस अनसर्टेनिटी की सूरत में लिखते हैं, यानी इस साइन के साथ उसको लिखा जाता है। अब ये मेथड हमें बताता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट कितना ज़्यादा रिलायबल है। इसीलिए याद रखें स्टूडेंट फिजिक्स में जो परफेक्शन होती है वो पॉसिबल नहीं होती, यानी कोई भी आपकी जो रीडिंग है वो 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जो उसकी एक्यूरेसी होती है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और यही अनसर्टेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें सिखा रहा होता है। ओके, यहाँ तक हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले पॉइंट की तरफ। उसमें देखिए इसमें हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। अब यहाँ पर अगेन एक रूल जो है वो दिया गया हमें कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं या आप डिवाइड करते हैं तो अनसर्टेनिटी जो होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो क्या होती है, ऐड की जाती है, ठीक है उनकी। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि पिछले केस में हमने ये देखा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है, लेकिन इस केस में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करना बल्कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, ठीक है। यानी अगर दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी है, ये दोनों क्या है
एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं, तो टोटल जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो किसके बराबर होगी? आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी, इन दोनों को प्लस करना है आपने। ये रूल हमें रिजल्ट की जो ओवरऑल रिलायबिलिटी है उसको बताता है। तो ये बताता है कि किस तरह जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे तो ही हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। For example, the maximum possible uncertainty in the value of the resistance R of the conductor or determined by the potential difference V applied across the conductor resulting in the current following through it is estimated as the under। यहाँ पर अब मिसाल दी जा रही है, कहता है कि जब हमें किसी की कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, अगर हमें कंडक्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ आर ऑफ अ कंडक्टर डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, ये वैल्यू जो है ये हम पोटेंशियल डिफरेंस से जो है वो मालूम करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से जो है ये हम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यानी चूंकि इसका फार्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो हम इसका जो वैल्यू है वो किस तरह से मेजर करेंगे, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करेंगे आई से, करंट से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, देखिए यहाँ पर अगर R ऑफ अ कंडक्टर डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर रिजल्टिंग इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज एस्टिमेटेड एज, यानी उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो उस जो वो वाला हमारा कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो हुआ है, दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ओवर आई यानी करंट, तो फिर उससे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ओहम का लॉ जो है उसको भी कह सकते हैं, यानी ओहम का लॉ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। यानी जो हमारी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, और जो हमारी वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस और करंट के ज़रिए क्या है, कहता है कि निकाली जा रही है। अब चूंकि ये फार्मूला जो है वो डिवीजन पर मबनी होता है, इसलिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे, यानी कि अनसर्टेनिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी, और दोनों की जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। जो हमारा टोटल आंसर होगा वो टोटल जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास V बराबर हो 3.4, अनसर्टेनिटी साथ में बताई गई है 0.1, और अगर हमारे पास I यानी करंट बराबर हो 0.68 और इसके साथ अनसर्टेनिटी हो 0.05, तो फिर आप जो है वो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट के फ़र्ज़ करें कि जो हमारा करंट है वो एम्पेयर में है और जो हमारी वोल्टेज है वो वोल्ट में है। ये देखिए इसके साथ वोल्ट है, इसके साथ एम्पेयर है। अब ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये मेजर्ड हैं, यानी एक हमारे पास करंट है, दूसरी हमारे पास वोल्टेज है, दोनों के साथ अनसर्टेनिटी भी इनकी दी गई है। अब हम इनसे जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे और साथ ही देखेंगे कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है, यानी दोनों की अनसर्टेनिटी मिलकर फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी को किस तरह से इफेक्ट करती है। अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, R इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो ये जो ओहम लॉ है ये हमें ये कहता है, ये जो R इज इक्वल टू वी ओवर आई है ये असल में क्या है, ओहम लॉ है। ये ओहम लॉ जो है ये हमें कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होती है वोल्टेज को तकसीम करने से करंट से, यानी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। अब हमें यहाँ पर अनसर्टेनिटी का जो रूल है वो अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ यानी V और I जो है वो अनसर्टेन है, यानी उनके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है। अब हम अगले स्टेप में स्टूडेंट बारी बारी V में और I में जो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको फाइंड करेंगे। उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि आपने क्या करना है, आपने जो उसके अंदर वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है उसको उसकी जो असल वैल्यू है उसके साथ डिवाइड कर देना है, तो उससे जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो निकल आएगी, और साथ में उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर हमारी अनसर्टेनिटी थी 0.1, उसको हमने डिवाइड किया, उसकी असल वैल्यू थी 3.4, और साथ में 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3%। तो ये मालूम हुआ कि जो वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 3%। अगेन हम आई के केस यानी करंट के अंदर भी इसी तरह करेंगे कि उसकी जो है अनसर्टेनिटी उसको हम उसकी असल वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे और साथ में 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारा आंसर आएगा 7%। यानी कि करंट के केस में जो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 7%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इस टॉपिक के बिल्कुल फर्स्ट वाले लाइन में पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड करना है, जबकि सिंपल आपने अनसर्टेनिटी यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने ऐड नहीं करना। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमने 3 और 5 को आपस में क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास आंसर आया 10।
10% जो है वो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर जो है फाइनल अब आर का जो ये वाला फार्मूला है उसको पुट करेंगे। आर इज इक्वल टू 3.4 यानी 3.4 किसकी वैल्यू है वी की, और आई की क्या वैल्यू है 0.68, इनको जो है पुट करेंगे। और अब ये जो कैलकुलेशन है ये मेन कैलकुलेशन है। हमने ओहम लॉ को इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लिया। वो कितना है, वो है हमारे पास स्टूडेंट 5.0, यानी जब हम 3.4 को डिवाइड करेंगे 0.68 के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 ओहम। हमारे पास क्या आया, 5 ओहम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। लेकिन अभी हमें इस रिजल्ट के साथ अनसर्टेनिटी भी लिखनी है। फाइनल आंसर लिखने के लिए अनसर्टेनिटी भी लाजमी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि जो हमारा रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट है। क्या हैंस आर इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, यानी आर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है 0.5 ओहम। अनसर्टेनिटी बीइंग एन एस्टिमेट ओनली इज रिकॉर्डेड बाय वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस लिखी जाएगी वो आखिर में जो एक अनसर्टेनिटी होगी वो एक एस्टिमेट वैल्यू होगी जो कि हमेशा कहता है कि एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखी जाती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रूल बताया गया है कि जो अनसर्टेनिटी होगी हमेशा एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखी जाएगी, यानी उसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, दूसरा फिगर नहीं आना चाहिए। अब देखिए, जब हमने इन दोनों को प्लस किया था, ऐड किया था, तो जो टोटल अनसर्टेनिटी आई थी वो हमारे पास आई थी 10%। ठीक है, तो यहाँ पर अब रूल जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि आपने अनसर्टेनिटी जो फाइनल अनसर्टेनिटी लिखनी है उसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए ताकि जो हमारी मेजरमेंट है वो क्लियर और सिंपल हो, यानी जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखनी चाहिए। यही रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टोटल परसेंटेज को। अब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या आए थे 3 + 7 = 10, और यही परसेंटेज जो है वो कन्वर्ट होकर 0.5 ओहम बनती है। ठीक है, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनती है 0.5 ओहम। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने अनसर्टेनिटी को जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कौन से होती हैं, जिनके साथ जो है वो प्रॉपर उनके यूनिट लगे होते हैं, यानी सेंटीमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर। और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में पढ़ा कि उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको आपने ऐड करना होता है। वहाँ पे हमने ओहम लॉ की एग्जांपल को देखा कि किस तरह एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को जो है वो ऐड किया जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है वो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखी जाती है। अब जो रिजल्ट है हमारा वो हमेशा जो है प्लस माइनस करके साथ में अनसर्टेनिटी इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यही तरीका हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी को बताता है। आखिर में आपने ये याद रखना है कि जो एरर है वो उससे डरना नहीं बल्कि उसको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि एरर ही हमें जो है वो बेटर साइंटिस्ट बनाता है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको चीज़ सारा समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट आपका अनक्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने थर्ड वाला पॉइंट फॉर पावर फैक्टर को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पैरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।